हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज मैं शुरू कर रहा हूं गणित कक्षा 9 का अध्याय 13। इस चैप्टर के लिए काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए हुए हैं कि ये अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ। अब इतने सारे कमेंट्स का भैया एक ही मतलब है कि इसमें आपको काफ़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो पहले मैं एक बात बता दूँ कि जो ये चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये कोई कठिन चैप्टर नहीं है। ठीक है, ये आसान सा चैप्टर है। हाँ, गुणा भाग करने में दिक्कत हो जाती है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, तो गुणा भाग करते हुए गलतियां होंगी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे वो चीज़ें सही हो जाएंगी। तो टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले आप ये मान के तो बिल्कुल मत चलो कि ये कठिन है, कठिन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं पहले वो बता दूं। यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं इस चैप्टर का, मतलब कि जो फॉर्मूले इसमें यूज होंगे हम उनको समझेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ने हैं। लेकिन जो प्रश्नावली के प्रश्न होंगे ना वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। समझ लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना है यहाँ पे घनाभ के बारे में। ठीक है ना, ये जो आपके सामने आकृति नजर आ रही है ये एक घनाभ है। ठीक है, जो घनाभ है इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें होती हैं। तो ये समझो इसकी लंबाई है जिसको मैंने स्मॉल l से दर्शाया है, ये इसकी चौड़ाई है जिसको स्मॉल b से दर्शाया है, ये इसकी ऊंचाई है जिसको स्मॉल h से दर्शाया है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, तीन विमाएं हैं इसकी। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें पढ़ना होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पढ़ना है सबसे पहले हमें? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पर जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसको बहुत बार जब मैं आपको चैप्टर करा रहा हूँ मैं शॉर्ट में लिखूंगा TSA। इसका मतलब हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना, TSA टोटल सरफेस एरिया। तो जो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है उसका फॉर्मूला है 2LB प्लस BH प्लस HL। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड दो कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ सकती हैं, फिर दो बातें आपके दिमाग में आ सकती हैं। पहला, ये फॉर्मूला कैसे आया, दूसरा इसको याद करने में काफ़ी बच्चों को दिक्कत रहती है। मैं दोनों ही बातें बताता हूँ। पहले याद कैसे करें इसको। ठीक है, वैसे याद तो हो जाता है लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कत रहती है, तो जिनको नहीं याद होता उनको मैं बता दूं कि यार देखो यहाँ पर अपने पास सिर्फ तीन चीजें हैं। ठीक है, एक है लंबाई, दूसरी है चौड़ाई, तीसरी है ऊंचाई। ठीक है, जब भी आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखना हो तो आप क्या करो, तीन चीजें हैं LBH कहीं पर अपने लिख लो। ठीक है, फॉर्मूला लिखने के लिए आपको सीधा 2 लिखना है और ऐसे ब्रैकेट बना देना है। फिर क्या करना है, एक बार में दो दो चीजें उठानी है यहाँ से। पहले L से B यानी कि पहले LB आ जाएगा, फिर प्लस लगा दो। आप B पे पहुंच गए हो, B से आगे जाओगे H मिलेगा यानी कि BH, तो यहाँ पे लिख दो BH। फिर आप H पे पहुंचे हो, वापिस आ जाओ, H से वापिस L पे आ गए यानी कि HL। तो आप पाओगे कि यार ये तो वही फॉर्मूला है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले बात पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास एक आयत हो, अगर आपके पास आयत है जिसकी लंबाई L है चौड़ाई B है, तो लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दो यानी L गुणा में B इसका क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है ना, आयत का। और जो अपना घनाभ है इसका हर एक फलक, ठीक है, एक आयत है। मतलब नीचे से देखोगे, मान लो एक कमरा है, ठीक है ना, नीचे देखोगे तो कमरा कैसा नजर आएगा, आयताकार। ये भी क्या है, एक आयत। आप कहोगे दिख तो नहीं रहा है, टेढ़ा दिख रहा है। ये टेढ़ा आपको लग रहा है क्योंकि ये जो है ना ये 3D आकृति है, 2D में बनी हुई है, तो आपको पूरा ऐसे विजुलाइज नहीं होगा। आप समझो, अगर आपको विजुलाइज करना है तो आप समझो आप जिस कमरे में हो, ठीक है, वो कमरा कैसा है, घनाभ के आकार का है। तो ये समझो उस कमरे का फर्श है, तो फर्श कैसा होगा, आयत के आकार का। ठीक है ना। अब देखो जो ये आयत के आकार का नीचे वाला हिस्सा है, अगर मैं इसको कमरे से तुलना करूं तो फर्श हो गया, तो ये क्या हो गया इसकी लंबाई और ये क्या हो गया इसकी चौड़ाई। मतलब कि अगर इस फर्श का मैं क्षेत्रफल निकाल लूं इस पूरे का, तो इस पूरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि L गुणा में B। समझ में आ गई बात। अब जितना क्षेत्रफल इस फर्श का होगा उतना ही क्षेत्रफल इस छत का भी होगा भाई। ठीक है, तो इसका भी क्षेत्रफल L गुणा B हो गया। क्यों, क्योंकि ये L है तो ये भी तो उतना ही लंबा यानी L है। ठीक है ना, ये भी तो L है, ये B है तो ये भी तो B है। आप ऐसे भी सोच सकते हो या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, इसमें जितना फर्श उतना ही बड़ा छत है, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो एक बार LB यहाँ से मिलेगा, एक बार LB यहाँ से मिलेगा, दो बार LB हो गया, L इंटू B। इसी तरह से अब यहाँ पे अगर मैं ये जो दीवार है, ठीक है ना, मैंने इसको एक कमरा समझा तो ये दीवार हो गई। इसका अगर मैं क्षेत्रफल देखूं तो इसके किनारे किनारे की भुजाएं कौन कौन सी है, यहाँ पे है B और यहाँ पे है H। देखो ये क्या है,
बी और ये क्या है एच, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा दीवार का बी गुणा में एच। ठीक, लेकिन जितनी ये वाली दीवार होगी उसके सामने वाली दीवार का भी क्षेत्रफल उतना ही होगा भाई, तो यानी ये भी बी एच हो गया, तो बी गुणा एच एक बार, बी एच एक बार, कितनी बार बी एच हो गया, 2 बार, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 लिख देंगे प्लस। ठीक, इसी तरह से जो सामने से दीवार नजर आ रही है, ठीक है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसको देखो, अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं, अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं तो इसकी ये वाली ऊंचाई क्या है, h, क्योंकि ये h है तो ये भी तो उतना ही लंबा है, h हो गया, और ये क्या है, ये तो है l, यानी कि h गुणा l, क्या हो जाएगा, h गुणा l। अब जितनी ये दीवार होगी, इसके पीछे वाली जो दीवार है, जो हमें दिख नहीं रही सामने से, इसके पीछे वाली जो दीवार है, वो उसका भी क्षेत्रफल h गुणा l होगा, अगर इसका h गुणा l है तो दोनों को मिला के 2hL हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लो, ठीक है, उभयनिष्ठ ले लो, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो यहाँ क्या बचेगा, l गुणा b, यहाँ क्या बचेगा, b गुणा h, और यहाँ क्या बचेगा, h गुणा l। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ये फॉर्मूला आया। आप समझ जाना कि जब भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाए तो ये निकालना है। बहुत बार कुल नहीं लिखते हैं, अगर कुल ना भी लिखाओ, सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखाओ, तब भी उसका मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अगर वो पार्श्व की बात करेंगे तो पार्श्व अलग से लिखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं लिखूं इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका मतलब होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि छत का क्षेत्रफल छोड़ दो, फर्श का क्षेत्रफल छोड़ दो, सिर्फ चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल है तो उसको हम बोलेंगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी हम बात करें घनाभ की। ठीक, तो ये क्या होता है, ये होता है, अलग कलर से लिखता हूं इसको, ये होता है 2h ब्रैकेट में l प्लस b। आप कहोगे ये फॉर्मूला कैसे आया, देखो मैं बात कर रहा हूँ चारों दीवारों की, जब मैं चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात करूंगा तो उसको बोलूंगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर इंग्लिश में इसे बोला जाता है लेटरल सरफेस एरिया, LSA। ठीक है, तो ये जो है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब है चारों दीवारों का। ठीक है, अब मान लो अगर ये जो घनाभ है ये ऊपर से या नीचे से खुला है तब, ठीक है, तो हम बोलेंगे अगर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर घनाभ ऊपर से खुला है, ऊपर या नीचे किसी एक तरफ से, है ना, मैं सिर्फ ऊपर से लिख रहा हूं, आप समझ जाना, नीचे से भी खुला होगा तब भी ये फॉर्मूला लगेगा। ऊपर से खुला है मतलब किसी एक तरफ से खुला होना चाहिए, खुला है तब क्षेत्रफल, तब क्षेत्रफल। देखो अगर ये ऊपर या नीचे किसी एक जगह से खुला है ना, तब क्षेत्रफल आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लोगे तो सबका क्षेत्रफल आ जाएगा, जहां से खुला है वो घटा दो। यानी कि एक तरीका तो ये है कि मैंने क्या किया, मैंने इसका कुल क्षेत्रफल निकाल लिया 2lb प्लस BH प्लस HL। इसमें से अगर मान लो ये ऊपर से खुला है, ठीक है ना, तो ऊपर का भी एरिया क्या होगा, L गुणा B, इसको घटा दो। एक तरीका तो ये होगा, या फिर आप क्या करो, आप चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लो। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 2h L प्लस B। इसमें 4 दीवारें आ गई, ये किसी एक तरफ से खुला है, यानी कि एक तरफ से तो बंद है ना, जिस तरफ से बंद है वो जोड़ दो। यानी कि अगर हमें घनाभ ऊपर या नीचे किसी एक तरफ से खुला हुआ मिलता है तब क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो हम क्या करेंगे, या तो हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें से L गुणा B माइनस कर दें, या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें तब ये जोड़ दें। यानी माइनस तब करोगे जब कुल निकाला होगा, प्लस तब करोगे जब पार्श्व निकाला होगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद इस पे एक और चीज पूछी जाती है, ठीक है ना, कि अगर इस घनाभ में, ठीक है, अगर इस घनाभ में कोई छड़ रखें हम, तो छड़ की मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, यानी कि सबसे बड़ी लंबाई की छड़ जो रखी जा सकती है उसकी लेंथ क्या होगी। तो उसके लिए इसका विकर्ण निकालते हैं। कैसे रखेंगे वो छड़, देखो अगर मैं छड़ को ऐसे रखूं तो यहां से लेके इस कोने तक का जो दूरी है वही सबसे बड़ी आएगी, यानी यही सबसे बड़ी दूरी होगी। इसको बोलते हैं घनाभ का विकर्ण। तो आपको याद रखना है, घनाभ का जो विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण, इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ये होता है वर्गमूल में, याद करना आसान है, LBH, तीनों प्लस में लिख दो और तीनों का वर्ग कर दो, यानी L का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस H का वर्ग।
ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, घनाभ का आयतन भी हमें पता होना चाहिए। आयतन का मतलब क्या हुआ? आयतन का मतलब हुआ कि मतलब समझ लो ये खोखला है अंदर से, इसके अंदर आपको पानी भरना है, तो पानी भरने के लिए इसके अंदर कितनी जगह है, वही इसका आयतन है। ठीक, तो इसके अंदर की खाली जगह यानी कि आयतन होता है एल बी एच, तीनों को गुणा कर दो, एल गुणा बी गुणा एच, इसका आयतन मिल जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो एक और चीज घनाभ में रहती है, वो ये है कि कभी कभी प्रश्न पूछते हैं कि घनाभ के आकार की कोई चीज है, उसके हर तरफ टेप लगाई जाती है, तो टेप की लंबाई बता दो, है ना। या फिर आप कोई चमकीली कुछ भी सजावट करते हो, मतलब आपको हर तरफ टेप लगानी है, यहाँ पे 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 टेप लगानी है, इसके हर किनारे पे टेप लगानी हो अगर आपको, तो उसकी टोटल लंबाई कितनी आएगी? तो हम बोलेंगे कि भाई सभी किनारों का योग जितना होगा, घनाभ के सभी किनारों का योग जितना होगा उतनी ही तो टेप की लंबाई आएगी। तो हम बोलेंगे घनाभ के सभी किनारों, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आप याद रखना, किनारों का योग कितना होगा? देखो यहां पर ये योग होगा 4 ब्रैकेट में L जमा B जमा H। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें 4 बार ऊंचाई पे टेप लगाओगे, 4 बार चौड़ाई पे और 4 बार लंबाई पे। जैसे अगर मैं समझाऊं तो देखो, ये अगर लंबाई है, एक बार लंबाई हुई, ये भी उतना ही लंबा है, 2 बार लंबाई हुई, ये 3 बार लंबाई हुई और ये 4 बार लंबाई हुई। 4 बार लंबाई, 4 गुणा में L यानी 4 बार लंबाई में। ठीक है, इसी तरह से चौड़ाई भी 4 बार होगी और ऊंचाई भी 4 बार होगी। ठीक है, आप देख सकते हो चौड़ाई 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक, और इसी तरह से ऊंचाई भी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखना। ठीक, तो फिर से यहाँ पे 2 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, अलग से। एक ये वाला, ये तब आपको फॉर्मूला लगाना है जब पूछा जाए कि इसमें सबसे बड़ी वस्तु जो रखी जा सकती है उसकी लंबाई क्या है। जैसे सबसे लंबी छड़ जो रखी जाएगी उसकी क्या लंबाई होगी, तब आप ये फॉर्मूला लगा देना। और अगर इसके चारों तरफ से टेप वगैरह लगाई जाती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा है, उसकी लंबाई कितनी होगी, तब आप ये फॉर्मूला लगा देना। ठीक है ना, इन दोनों को अलग से याद रखना। ठीक, चलिए अब बात करते हैं घन के बारे में। ये जो है ना, ये अपने पास है घन, ये अपने पास क्या है, ये है अपने पास घन। घन में क्या खास बात होती है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये अगर a यूनिट है, मान लो a सेंटीमीटर, तो ये भी a सेंटीमीटर, ये भी a सेंटीमीटर, सभी बराबर होती हैं। तो अगर घन के मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाता है 6a स्क्वायर। कितना हो जाता है? 6a स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो घन है ना, जो घन है इसकी प्रत्येक सतह वर्ग के आकार की होती है। मतलब जैसे सामने वाले ही देख लो, ये क्या है, ये एक वर्ग है। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं, भुजा गुणे भुजा यानी कि a का वर्ग। ठीक है, ऐसे ऐसे कितने यहाँ पे वर्ग बनेंगे, इसके चारों ओर 6। ठीक है, ये 6 स्क्वायर कैसे आया, इसको समझो एक बार। समझो अब आप एक ऐसे कमरे में बैठे हो जो घन के आकार का है। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो घनाभ है, अगर उसी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हम बराबर कर दें तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाता है, घन बन जाता है। ठीक है, अभी आपको ये समझना है कि आप एक कमरे में बैठे हो जो घन के आकार का है, तो यार इसकी हर एक दीवार वर्ग के आकार की होगी, छत भी इसका वर्ग के आकार का होगा, फर्श भी इसका वर्ग के आकार का होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ दिखाऊं, अभी आप पूरा घन मत देखो, आप सिर्फ इसकी ये वाली दीवार देखो। ठीक है, पूरा तो ये घन है, लेकिन जो इसकी ये दीवार है, अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूं तो ये दीवार एक वर्ग है। ठीक है, ये सामने वाली दीवार क्या है, एक वर्ग है। और वर्ग का एरिया क्या होता है, a का वर्ग, जैसे कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। अब ऐसे ऐसे इसमें कितने वर्ग बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं 6? देखो भाई, इसमें 4 तो दीवारें होंगी, एक दीवार का क्षेत्रफल a का वर्ग, तो चारों दीवारों का कितना, 4a का वर्ग। साथ ही साथ एक छत का और एक फर्श का, a स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये हो गए छत और फर्श के, तो 4 और 2 कितने, 6a स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखना इसका कुल। ठीक है, अगर मैं इसके पार्श्व की बात करूं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो बराबर होता है 4a का वर्ग, क्योंकि इसमें हमें चारों दीवारों को ही निकालना है। अभी मैंने दिखाया 4 दीवारों का 4a स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब जैसे पिछले प्रश्न में हमने क्या देखा था कि वहां पे विकर्ण की लंबाई हम निकाल रहे थे, ताकि ये पूछा जाए कि सबसे लंबी छड़ वगैरह जो रखी जाएगी उसकी लंबाई क्या होगी, तो हम बता पाए।
ऐसे ही यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि इसमें अगर कोई छड़ रखी जाए तो उसकी सबसे लंबी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी, मतलब वो सबसे लंबी छड़ कितनी रखी जा सकती है। तो उस केस में आप विकर्ण निकालोगे। विकर्ण इसका क्या होता है, इसका विकर्ण होता है वर्गमूल 3a। ठीक है, अगर आपको वो फॉर्मूला याद है ना तो उससे भी आप बना सकते हो। जैसे अगर आपको ये फॉर्मूला याद है इससे ही बना सकते हो। यहाँ पे एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर था। ठीक है, घन में क्या है, जितना एल है उतना बी है उतना एच है, मतलब तीनों चीजें बराबर हैं। तो वहां पे क्या था देखो, मैं उसी से निकाल के दिखा दूंगा अगर आपको। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद था तो हमें पता है यहाँ पे एल नहीं है, एल की जगह पे भी ए है यानी कि ए का वर्ग आ जाएगा। बी की जगह पर भी देखो ए है यानी ए का वर्ग आ जाएगा, और एच की जगह पे भी ए है यानी ए का वर्ग आ जाएगा। 1 2 3 यानी कि ये 3a का वर्ग हो गया। ठीक, अब हमें पता है कि यार a का वर्ग भी लगा हुआ है तो वर्ग से अंडर रूट खत्म, यानी कि a तो आ जाएगा बाहर, लेकिन वर्गमूल के अंदर कौन रह जाएगा, 3 रह जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस तरह से आता है, आप समझ सकते हैं। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगर इसमें टेप की लंबाई पूछी जाए, ठीक है ना, इसमें कुल किनारों की लंबाई या टेप की लंबाई पूछी जाए तो वो भी हम निकाल सकते हैं। कुल किनारों की लंबाई कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 12 है। जैसे उसमें 4 बार एल था, 4 बार बी था, 4 बार एच था, है ना, था तो उसमें भी 12 बार, लेकिन 4 बार एल, 4 बार बी, 4 बार एच, लेकिन यहाँ पे सब ए है तो 12 बार ए होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर इसका आयतन पूछा जाए, यानी कि इसमें पानी वगैरह भरना है वगैरह कुछ भी, तो आप आयतन क्या हो जाएगा इसका, ए का क्यूब। क्यों, क्योंकि उसका आयतन याद करो, घनाभ का आयतन क्या था, एल गुणा बी गुणा एच, यानी एल बी और एच को गुणा कर दो। इसमें एल की जगह भी ए है, बी की जगह भी ए है, एच की जगह भी ए है, तो ए गुणा ए यानी ए का घन, खत्म। ठीक, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, ये फॉर्मूले आप नोट करते जाना। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है सिलेंडर के बारे में। ठीक है, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बेलन। अब हमें बेलन के बारे में पढ़ना है भाई, और बेलन भी कैसा, लंब वृत्तीय बेलन। ठीक है, हमें बेलन जो पढ़ना है वो पढ़ना है लंब वृत्तीय बेलन। ठीक है, अब आप में से बहुतों के दिमाग में आया होगा कि भाई ये लंब वृत्तीय बेलन का क्या मतलब है, मतलब जो बाकी के बेलन है और लंब वृत्तीय बेलन है उसमें क्या अंतर आएगा। देखो, लंब वृत्तीय बेलन का मतलब क्या होता है कि जो इसका आधार है, जैसे जिसपे टिका हुआ है, अगर मैं ऐसा कोई सामान लेके आऊं तो नीचे क्या है, नीचे वृत्त है, तो जो ये वृत्त है ना उसके एकदम 90 डिग्री पे होनी चाहिए उसकी ऊंचाई। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ से मिला दूं और ये हो गई इसकी ऊंचाई, तो ये लंब होना चाहिए, यानी कि कितना होना चाहिए, यहाँ से 90 डिग्री, इधर से भी इसकी ऊंचाई और इसके बीच में कितना डिग्री बनना चाहिए, 90 डिग्री लंब होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होगा तभी हम जो फॉर्मूले पढ़ रहे हैं वो अप्लाई होंगे। ठीक है, दूसरे तरह के बेलन भी हो सकते हैं भाई, जैसे समझो ये है, अब ऊंचाई इसकी ऐसे 90 डिग्री पे होनी चाहिए थी यहाँ से। ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हर बेलन की 90 हो भाई, बेलन तो ऐसा भी हो सकता है ना कि आड़ी टेढ़ी हो जाए, है ना, ये तिरछी हो जाए ऐसे, तो अब यहाँ पे ये कोण 90 नहीं बन रहा, 90 से ज़्यादा हो गया। ठीक है, इधर भी 90 से कम हो गया, 90 नहीं बन रहा। तो ऐसे बेलन नहीं पढ़ने हमें पढ़ने हैं जो लंब वृत्तीय बेलन हो, यानी कि जो ये वृत्त है इसके ऊपर ये एक तरह से लंब होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की। पहले हम बात करेंगे इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन से क्षेत्रफल को बोलेंगे, पहले वो देख लो। जो ये नीला वाला हिस्सा है ना, जो ये नीला वाला है जहां पे नीले कलर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, यानी कि इसके किनारे किनारे का, ठीक है, मतलब ऐसी कोई चीज आपके पास, आप समझो उसको किनारे किनारे से जहां पे छू पा रहे हो, वो जो क्षेत्रफल है वो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, आप पासरो भी बोल सकते हो इसी को। ठीक है, बट यहाँ पे वक्र बोलना ज्यादा अच्छा इसलिए रहता है कि ये जो सतह होती है ना, ये सपाट नहीं होती, सीधी नहीं होती एकदम, ये ऐसे घूमी हुई होती है ना। अभी मेरे पास कुछ है नहीं ऐसा यहाँ पे आसपास जो बेलन के आकार हो, नहीं तो मैं आपको समझा देता उससे, फिलहाल आप समझ जाओगे। यहाँ पे ये सतह घूमी हुई होगी, जैसे आपके पास बोतल होती है ना, बोतल की जहां से आप पकड़ते हो वो घूमी हुई सतह होती है, वक्र होती है, इसीलिए इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, जो ऊपर वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल नहीं आता, जो नीचे वाला वृत्त है उसका भी क्षेत्रफल नहीं आता, मतलब ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला वृत्त हटा दें अगर हम, तब उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे इससे पहले हम पासरों पढ़ रहे थे तो छत और फर्श हटा दे रहे थे, चारों दीवारों का, वही चीज यहाँ पर भी है।
इसको भी चाहो तो आप क्या अपार्श्व बोल सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा आप वक्र ही बोलो, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, वक्र है। ठीक है, हालांकि दोनों चल जाते हैं, अगर आप बोल दे तो नंबर नहीं कटेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो ये जो क्षेत्रफल होता है ये होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, पाई का मान या तो आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा, अगर नहीं बताया जा रहा है तो कैलकुलेशन के लिए 22/7 इस्तेमाल करते हैं हम। पाई की ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, पाई की ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि पाई मान लो इतने के बराबर है। ठीक है ना, हालांकि ये वास्तविक वैल्यू नहीं है पाई की। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब अगर मैं बात करूं इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो वो क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। कैसे आया होगा ये, अगर आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद है तो यार देखो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो जाएगा कि आप इस नीले वाले हिस्से का भी क्षेत्रफल लिखो, इस वृत्त का भी लिखो और इसका भी लिखो। मतलब ये नीले वाला हिस्सा है जो कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था, वो तो हमें पता है 2 पाई आर एच होता है। वृत्त का हमें पता है पाई आर स्क्वायर, एक वृत्त का 1 पाई आर स्क्वायर, तो दोनों वृत्त का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है ना, एक वृत्त का क्या पाई आर स्क्वायर, तो 2 के लिए 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लो तो आ गया पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर आर, एक आर कॉमन आएगा, यहाँ पे आर का वर्ग था, एक आर ले लिया, एक आर बचा होगा, यहाँ पे 2 पाई आर पूरा बाहर ले चुके हैं, क्या बचा हुआ है, एच बचा हुआ है। तो देखो यही फॉर्मूला आ गया। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर इसका आयतन कोई पूछता है, इसका आयतन कोई पूछता है तो ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यानी कि अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये वाला 2 उठाओ, आर के सर पे लगा दो, ये बन जाएगा। ठीक, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद एक और चीज हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, शंकु, और शंकु के बाद हमें पढ़ना है गोला और अर्धगोला। तो पहले शंकु को समझ लो, ये क्या है अपने पास, ये है अपने पास शंकु। शंकु भी लंब वृत्तीय है भाई, याद रखना, मैं लिख नहीं रहा, समझ जाना। ठीक है, तो जो ये शंकु है, ठीक है, इसमें 2 तरह की ऊंचाई होती है। एक तो ये इसकी सीधी सीधी ऊंचाई जिसको हम सिंपली ऊंचाई बोलेंगे, और एक ये तिरछी ऊंचाई जिसको हम बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई। ठीक है ना, ये जो है ये तिर्यक ऊंचाई है, यानी कि एल। याद रखना, इसकी जो ऊंचाई है, पहले तो मैं लिख दूं, इसकी जो ऊंचाई है वो है यहाँ पे एच, और जो तिर्यक ऊंचाई है यानी तिरछी ऊंचाई उसको हम बोल रहे हैं एल, और जो त्रिज्या है वो तो आर है। ठीक है, सबसे पहली बात, एच, एल और आर में जो रिश्ता होता है वो ये होता है कि एल का वर्ग बराबर आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग। ये तो पाइथागोरस प्रमेय से सीधा सीधा आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो त्रिभुज बन रहा है ना, ये समकोण त्रिभुज है जो यहाँ पे 90 है। तो समकोण त्रिभुज में जो 90 के सामने वाली भुजा यानी कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो एल का वर्ग आ जाएगा आर का वर्ग जमा एच का वर्ग। ये फॉर्मूला याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रश्न में कई बार आर, एल और एच, आर, एल और एच तीनों में से कोई 2 चीज आपको देते हैं, तीसरे की जरूरत होती है, तो तीसरा आप यहां से निकाल सकते हो। 2 पता है, रख दो, तीसरा मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। मैंने लिखा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किस पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोल रहे हैं? जो नीला वाला हिस्सा, याद रखना, जो नीला वाला हिस्सा है उसको हम बोल रहे हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो किनारे किनारे पे है। इसमें जो ऊपर वृत्त है वो नहीं आया अभी। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की तो इसमें वृत्त और आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये नीला वाला हिस्सा तो अब आपको लेना ही है कुल के लिए, साथ ही साथ आपको ये वाला हिस्सा भी लेना है। ठीक है, तब वो क्या बन जाता है? तब ये बन जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, आप चाहो तो कर सकते हो। ये क्या था? ये था इसका नीला वाला हिस्सा। फिर ऊपर कितने वृत्त हैं? एक वृत्त है, यानी कि एक वृत्त का पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या क्या आएगा? पाई बाहर आ जाएगा, लिख लो, आर एक बाहर आ जाएगा, लिख लो, यहाँ पे एल बचेगा, यहाँ पे आर स्क्वायर में से एक आर बाहर है, एक आर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया। ठीक, अच्छा, अगर इसका आयतन बोल दिया जाए कि भैया इसका आयतन बताओ, तो इसका आयतन आपको याद रखना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि जो लंब वृत्तीय बेलन का आयतन था पाई आर स्क्वायर एच, उसी में आपको क्या लगा देना है? 1/3 और लगा देना है। ठीक है, ये हो जाएगा।
इसके बाद बात करते हैं गोले की। ठीक है, ये क्या है गोला, इसको वृत्त मत समझ लेना यार, ये गोला, इसमें उभार है। ठीक है ना, इसके अंदर आप कुछ रखना चाहो तो रख सकते हो। ठीक है, गोले और वृत्त में अंतर होता है। गोला क्या है, एक 3D आकृति है, वृत्त क्या है 2D। ठीक है ना, वृत्त चपटा सा होगा लेकिन गोला ठीक है उभार होगा उसमें, इसीलिए इसको थोड़ा फील आया आपको। ठीक है, इसीलिए मैंने ये डैश 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 लगा दिया। इसको ऐसे लगाना कंपलसरी नहीं है, बट आपको ये वृत्त ना लगे इसलिए थोड़ा फील आएगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये जो अपनी पृथ्वी है ना, ठीक है, ये क्या है, ये गोले की आकार की है, गोलाकार है कुछ कुछ। ठीक है ना, मतलब लगभग गोला ही है। ठीक, तो इसको हम बोल रहे हैं गोला। गोला और वृत्त में अंतर होता है, पहली बात इसमें कंफ्यूज मत होना। चलो ठीक, अब जो ये गोला है अगर इसकी त्रिज्या r है तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। ठीक है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही चीज होती है। आप यूं कह लो इसमें कुल ही होता है, वक्र नहीं होता, क्योंकि हर तरफ से एक जैसा ही है। ठीक है ना, तो क्या छोड़ोगे क्या लोगे डिफाइन नहीं कर पाओगे ना, इसलिए हम इसका हमेशा टोटल सरफेस एरिया ही लेते हैं। वो होता है 4πr²। और इसका आयतन जो होता है वो होता है 4/3 πr³। ठीक है ना, किसकी बात कर रहा हूं मैं, गोले की। ये गोला है, याद रखना। ठीक है, इसी तरह से अर्धगोला होता है, यानी गोले का आधा, गोले का आधा। अगर अर्धगोला है, मान लो इसकी त्रिज्या है r, ठीक है, अर्धगोला है तो इसमें दोनों चीजें होंगी, इसमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है ना, इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा। ठीक है, इसका वक्र होता है 2πr², ये होता है 3πr²। आयतन की अगर मैं बात करूं तो इसका आयतन आता है 2/3 πr³। तो ये सारे फॉर्मूले थे जो आपको याद रखने हैं, ताकि जब हम प्रश्नों को करें तो आपको ये चीज़ समझ में आए। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।